नाज़रीन आदाब, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, यूपी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का स्टेज सज चुका है। 10 फरवरी यानी कल पहले मरहले के तहत इंतखाबात होने वाले हैं। पहले मरहले से कबल बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पहले मरहले के तहत 11 जिलों की 58 सीटों पर इंतखाब होना है। इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पहले मरहले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहले मरहले में 2.27 करोड़ वोटर्स 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ANI न्यूज़ एजेंसी को खास इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर किए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने 5 रियासतों में बीजेपी की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार से लोगों को फायदा हुआ है। देश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में बीमार होगा तो लाभ होगा, ऐसा नहीं, केरल में भी। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना, मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं, हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है? अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है? उसी प्रकार से हमने 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फेयर प्राइस शॉप से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई 1 नेशन 1 राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हूं मीडिया में हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्ड नहीं? अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भाई वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी?
क्या इससे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। और यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद और दीगर की मौजूदगी में कांग्रेस का मंशूर जारी किया गया। इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के कर्जे 10 दिनों के अंदर माफ कर दिए जाएंगे, बिजली आधी कीमत पर मिलेगी, सेहतयामा के हवाले से अवाम के मफाद में काम होगा और शहरी तरक्की के साथ साथ देही तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जो ये उन्नति विधान है, जो हमारा शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है, ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज़ है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा, इन दोनों को निपटाने के लिए इनको कैसे हम, इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की और हमने काफ़ी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहां भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए, पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और फिर उस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 में पहले मरहले की वोटिंग के लिए कल वोट डाले जाएंगे। यूपी में मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला की 58 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इनमें मेरठ की 7 असेंबली सीटें भी हैं। मेरठ की 7 अलग अलग असेंबली सीटों पर कल 26,25,000 वोटर 80 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
जिले की 7 असेंबली सीटों पर 1172 पोलिंग सेंटर और 1962 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया की सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जनपद में 2962 बूथ्स है, जिसके लिए मतदान कार्मिकों का प्रस्थान आज हो रहा है। ज़्यादातर पार्टियां मुंह कर दी है। 85 कंपनीज है, पैरामिलिट्री फोर्स से लगी है। उसी के साथ साथ लगभग 20,000 जो स्टेट पुलिस है वो भी लगी है। क्लस्टर मोबाइल्स बनाया गया है और पुलिस के स्तर से काफ़ी भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पोलिंग की शुरुआत मगरबी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पहले मरहले की पोलिंग में 11 अजला की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक मुसलसल जारी रहेगा। कहाँ ड्यूटी लगी और अभी आप रवाना हो रहे हैं, क्या व्यवस्था हुई है? व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम अपने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं अपना सामान लेकर और चाहेंगे कि अच्छी तरीके से चुनाव हो। अच्छा, कुछ लेट हो गया था, बरसात की वजह से गाड़ियां फंसी हुई हैं अभी। स्वाभाविक है, मौसम की वजह से हो जाता है ऐसा, लेकिन सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य पे आए हैं और अच्छे से चुनाव कराएंगे। सारे इंतजाम आपको ठीक लग रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं, सब बढ़िया जी। व्यवस्था में प्रशासन की तरफ से सारी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन ने बहुत सहयोग कर रहा है। सुबह थोड़ा मौसम अभी कहाँ जा रही है, कहाँ ड्यूटी लगी? मेरी सरदना में ड्यूटी लगी है, मेरी सरदना ब्लॉक में। प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। सुबह थोड़ा सा बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था सही है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते भी यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का भी फॉलो हो रहा है। भीड़ भाड़ ज़रूर है और कोविड प्रोटोकॉल का उस तरह से भी जो है उस पर फॉलो नहीं किया जा सकता जिस तरह से भीड़ है, लेकिन हाँ मास्क के लिए बोला गया है। बहुत से लोगों ने मास्क लगा रखा है और तैयारी भी अपनी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं, मदरसे के भी हैं, स्कूल्स के भी हैं, जिनकी पोलिंग सेंटर्स पर ड्यूटी लगी हुई है। अपने मतदाताओं से भी ये अपील करते हैं वो भी इसी जोश खरोश के साथ जिस तरह हमारी सरकार ने इंतजाम किए हैं वो अपने घरों से निकलें, सर्दी गर्मी या बारिश का ख्याल न रखें, बल्कि वोट ज़रूर डालें ताकि हमारी सही सरकार, हमारा सही नुमाइंदा जो भी जिसको हम चुनना चाहें किसी को भी, वो हमारे क्षेत्र के अंदर विकास से ही कर सके। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, तो वो लोगों से भी, वोटर्स से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह जोशो खरोश के साथ बाहर निकलें और इस पर्व में अपनी भी हिस्सेदारी, अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, वोट करें और जो सरकार वो चुनना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से उसके लिए वो वोट करें, लेकिन घर से निकलें ज़रूर। इसको एक छुट्टी के दिन की तरह ना मनाएं। जिस तरह से पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना हो रही हैं, लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, ये उन इलाकों में, देही इलाकों में और मुश्किल हालात में भी जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो अब ये लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने हक़ का इस्तेमाल करें और वोट ज़रूर देने जाएं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। और पहले मरहले में बागपत इंतजामिया ने 10 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं और जिले के तकरीबन 10 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए जिले के 553 पोलिंग बूथ्स के 1047 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग होगी। 305 हसास बूथ्स पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। लोग बागपत जो है 10 फरवरी को मतदान के लिए जा रहा है और मैं सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी मतदाताओं से, बागपत की समस्त जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये संवैधानिक अधिकार आपको प्राप्त हुआ है, इस अधिकार को अपनी जिम्मेदारी समझकर कल वोट अवश्य डालें। जनपद में आपकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो शांति व्यवस्था के मद्देनज़र हो, चाहे वो कोविड से बचाव के मद्देनज़र हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएँ हों, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चाहे वो हमारे दिव्यांग मतदाता हों, चाहे वो हमारे बुजुर्ग मतदाता हों, किसी को भी किसी प्रकार की किसी बूथ पर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हमारे जितने भी अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ बने हैं, सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई। और सोनभद्र की 4 सीटों के लिए आखिरी मरहले में 7 मार्च को पोलिंग होगी। इसके लिए 10 फरवरी को मकामी सतह पर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो जाएगा, जबकि 18 फरवरी का आगाज़ नामजदगी की आखिरी तारीख होगी। 4 सीटों के लिए नामजदगी कलेक्ट्रेट के अहाते में होगी। इसके लिए अलग कमरे मुख्तस किए गए हैं। अलीगढ़ की सड़कों पर यूं तो रोजाना ही ट्रैफिक जाम की कैफियत बनी रहती है, लेकिन आज मौका था इलेक्शन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों का एक साथ निकलना। ऐसे में सड़कों पर ऐसा जाम लगा
कि लोग घंटों जहां थे वहीं खड़े रहे। ट्रैफिक पुलिस के भी सारे इंतजामात खोखले नजर आए। अलीगढ़ में बड़ी तादाद में बाहर से रोडवेज बसें पहुंची हैं, लेकिन इंतजामिया ने इनको लेकर कोई इंतजामात नहीं किए थे। सड़कों पर जब सैकड़ों की तादाद में बसें निकली तो जाम लगना लाजमी है और लोग घंटों इस जाम से जूझते नजर आए। जा रहे हैं सर वहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ से पार्टी रवाना होगी वहाँ जा रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया तो गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही। तो आगे देखिए सर, आप ही देख सकते हैं, हम तो यहाँ देख भी नहीं सकते क्या है आगे क्या स्थिति है। पता नहीं, ये चुनाव खड़ा फोर्स लेके आए थे, जाम इसलिए जाम लगा। कहाँ से आए आप? पेटावा से आए थे फोर्स लेके। सबसे फंसे हुए हैं जाम में। हो गए 2 घंटा खाई, 2 घंटा 2 घंटे से ऊपर ही हो गए। कोई व्यवस्था नहीं नजर आ कोई रही। व्यवस्था नहीं आ रही। अलीगढ़ जिले की 7 असेंबली हलकों में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा। ऐसे में आज धनीपुर मंडी के इलाके के इलेक्शन को पुरअमन माहौल में मुनक्किद कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, लेकिन सुबह से ही हो रही बारिश ने जिला इंतजामिया के जरिए किए गए तमाम इंतजामात को दरहम बरहम कर दिया, जिसके सबब मुलाजमीन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में अलीगढ़ में वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज अलीगढ़ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। लेकिन सुबह से ही मौसम इतना बिगड़ गया कि लोगों को सख्त परेशानियों से दो चार होना पड़ा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और किस तरह से उनको ईवीएम मशीनें यहाँ से मुहैया कराई जा रही हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं। अलीगढ़ का धनीपुर का इलाका है ये, यहाँ से अलीगढ़ की 7 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और यहाँ पर कुछ बसें भी खड़ी हैं जो इन पोलिंग पार्टियों को लेकर यहाँ से रवाना होंगी। सुबह से ही लोगों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया था, लेकिन सुबह से हो रही बारिश ने यहाँ पर हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। हमारी जब डीएम से और एसएसपी से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि तमाम पार्टियाँ आज रवाना होंगी और कल सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल शुरू होगा। इसके लिए तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं। सुरक्षा इंतजामात भी बहुत हद तक किए गए हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। यूपी इंतखाबी जंग में आपका खैर मकदम है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने यूपी में 50 सीटों के लिए होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कानपुर की 2 असेंबली सीटों, कल्याणपुर और आर्यनगर असेंबली सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसके लिए पार्टी उनके साथ मुसलसल अवामी राब्ता कर रही है। बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रत्याशी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। डोर टू डोर जनसंपर्क हो रहा है और छड़ी चुनाव चिन्ह का बटन दबाने की जनता से अपील की जा रही है। चुनाव चिन्ह छड़ी जो है वो सुरक्षा का प्रतीक है, संरक्षण का प्रतीक है। बहन बेटियों की सुरक्षा इसी छड़ी के सहारे होगी और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्रत्याशी जब जीतेगा, सदन में जाएगा, नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी। यूपी में पहले मरहले के तहत कल रायदहिंदगान हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। गाजियाबाद में पोलिंग पार्टी की 80 कंपनियों को पोलिंग बूथ पर रवाना किया गया है। पोलिंग मराकज के बाहर फोर्सेस को तैनात किया गया। कोविड को मद्देनजर रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने चुनाव नोडल अफसर डॉक्टर एरिज राज से खुसूसी बात की। 10 फरवरी को कल मतदान होना है। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वे आज रवाना हो रही हैं। हम बात करते हैं एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा से, जो एक नोडल अधिकारी हैं इसमें। सर, कितनी बसें लगाई गई हैं और पोलिंग पार्टियां आज से रवाना हो रही हैं, तो क्या व्यवस्था की गई है चुनाव के लिए? 3 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जो भी हमारा कलेक्ट्रेट था, वहां से सभी जो भी यूनिट्स थी, बैलेट यूनिट्स, वो सब यहाँ पर लाई गई अलग अलग स्थानों पर। कमला नेहरू ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड और डीपीएस साहिबाबाद लोनी क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। पर्याप्त संख्या में बसेज एवं पुलिस बल लगाया गया है, जो कि सभी पोलिंग पार्टियों के साथ रवाना हो रहा है। प्रक्रिया जारी है। थोड़ी देर में सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी, जिसके वहां पर अपना सब व्यवस्था ये लोग बना लेंगे और कल के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हम लोग के पास है और हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। गाजियाबाद में कितने ऐसे बूथ संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील है जिस पर व्यवस्था अधिक बढ़ाई गई है? अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे की हो या वीडियोग्राफी की जाए। प्रशासन की तरफ से जितने भी मतदान केंद्र हैं, 795 मतदान केंद्र हैं, उनमें से आधे से अधिक पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है।
इसके अलावा ये है कि जितना भी इस तरह के हैं क्रिटिकल और वल्नरेबल हमारे केंद्र हैं, वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पुलिस बल डिप्लॉय किया है। इसके अलावा सेक्टर्स में 200 सेक्टर्स में पूरे गाजियाबाद के 795 मतदान केंद्रों को बांटा गया है। तो एवरेज लगभग 4 या 5 मतदान केंद्र एक सेक्टर में आएंगे। उसके ऊपर जोन भी हैं, तो उसी के अनुसार सेक्टर में मूवमेंट होगा। और जो इस तरह के मतदान केंद्र हैं जहाँ जो कि वल्नरेबल और क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं, इस तरह के क्षेत्र हैं, वहां पर इन गाड़ियों का मूवमेंट ज्यादा रहेगा, सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का। ऐसे क्षेत्र में सभी अधिकारी गणों का भी मूवमेंट ज्यादा रहेगा। और एक्स्ट्रा फोर्स जो हमने ऐसे केंद्रों पर लगाई है, ऐसे क्षेत्रों में जो लगाई है, उनका भी यही उद्देश्य होगा कि भय मुक्त होकर सभी लोग अपना वोटिंग कर पाएं। तो पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने उनको दिया है ताकि कोई भी बीमार ना पड़े, और उस स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम लोगों ने हॉस्पिटल्स वगैरह में बात कर रखी है, सब चीज़ों के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर कोई भी बीमार होता है या कुछ होता है, उसको भी हम उचित इलाज उपलब्ध कराएंगे। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश के जिला संभल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सीएम योगी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि योगी दावा करते हैं कि रियासत में जराइम का खात्मा हो गया है और जराइम पेशा अफराद रियासत से भाग गए हैं। असद ने सवाल किया कि मुझ पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे। मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित बाबा ने कहा था मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, जराइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये 1 मम्मी 2 डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। और इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने संभल में खिताब करते हुए योगी हुकूमत पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कर्नाटक में हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली उस लड़की का भी जिक्र किया जिसको हिजाब पहनने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दाढ़ी और टोपी कर पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत पर तनकीद करने की इजाजत है तो स्कूल में हिजाब पहनकर दाखिले की क्यों नहीं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे, हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान है, हमारे नाम से दिखता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। हम तो सबकी महिला है। हम मुबारकबाद देते हैं और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता कोई बात नहीं, और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बेल्लारी असेंबली हल्के के लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में दंगे फसाद हुआ करते थे, लेकिन अब अमन अमान का माहौल है। हम 5 सालों में जो कहा वही किया। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। लेकिन 5 साल के बाद आप देख रहे होंगे, इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल पहले कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, सहारनपुर में दंगा, बिजनौर में दंगा, मेरठ में दंगा, बुलंदशहर में उपद्रव, बरेली में तनाव, मुरादाबाद में तनाव, बरेली में कर्फ्यू, लखनऊ में कर्फ्यू, कानपुर में कर्फ्यू, यही सब उत्तर प्रदेश की पहचान थी।
बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, व्यापारी सूर्य अस्त होने के पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर भागने की फिराक में रहता था। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने जो कहा 5 वर्षों के अंदर पूरा किया। और इसके साथ इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। आदाब।